नमस्कार, मैं हूं सौंदर्य शर्मा और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। सौंदर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाल ही में आपकी रक्तांचल रिलीज़ हुई है और उसकी बधाई आपको। और आज मैं आपकी कहानी सुनने आया हूँ, जी। आपके शब्दों में आपकी कहानी, जहाँ से आप शुरू करना चाहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि रक्तांचल 2 आया है और ये MX प्लेयर पर है। पिछले साल हमने पूरे लॉकडाउन में इसकी शूटिंग की और एयर बबल में शूट किया। बहुत मुश्किल हालातों में शूट किया था क्योंकि सब कुछ बंद था और हम लोग बनारस में थे। तो हमारी पूरी टीम ने, जो हमारे डेवलपर और प्रोड्यूसर हैं शशांक राय जी, उन्होंने पूरी टीम को इस तरीके से बांध कर रखा ऐसे मुश्किल हालातों में, जबकि हम सुन रहे थे कि सब शूट बंद हो चुके हैं, बजट्स खत्म हो गए थे, एवरीथिंग वाज ओवर। और फाइनली अब वो शो रिलीज हुआ है और कल बल्कि मैंने उसके लिए अपनी परफॉर्मेंस के लिए एक अवार्ड रिसीव किया है। तो बहुत खुशी हो रही है कि आपके काम को जब सराहना मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, डेंटल स्टूडेंट हूँ। और मेरी जर्नी बहुत ही डिफरेंट रही है फ्रॉम बीइंग डॉक्टर टू एक्टर। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं पता कि वो प्रेरणा कहाँ से मिली, बट डिफिकल्ट इज एन अंडरस्टेटमेंट आई वुड से। तो बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, और जब आप छोटी सी मेहनत करते हैं और आपको उसका रिकग्निशन मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने पहली फिल्म की थी रांची डायरीज, 2018 में मेरी डेब्यू फिल्म आई थी, जिसको प्रोड्यूस किया था अनुपम खेर जी ने। टी सीरीज हमारे साथ था, उसमें सतीश जी थे, जिमी सर थे। तो बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी थी। और मेरी पढ़ाई से उस तक का सफ़र भी बहुत मतलब आसान नहीं था, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। और हम जैसे कि ब्राह्मण, यूपी के ब्राह्मण्स होते हैं, उन लोगों के यहाँ बहुत एक नोशन होता है कि हमारे घर की लड़कियाँ इंडस्ट्री में नहीं जा सकती, क्योंकि बहुत सारे नोशंस होते हैं कि कास्टिंग काउच है, कि बच्चा कैसे करेगा, ब्लाइंड ट्रैक है, और यहाँ पर फैमिली के बच्चों को और लोगों को सपोर्ट किया जाता है। तो पापा बहुत डरते थे और मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और घर में सब IAS, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मेरी मदर खुद टीचर हैं। तो बिल्कुल अगेंस्ट थे इसके। कैसे कैसे करके तो मैं उनको मनाया और मैं बॉम्बे आई। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे ये भी नहीं पता था कि बॉम्बे में ऑडिशंस कहाँ होते हैं। तो मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही होती थी और उसके बाद मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाती थी। 4 बजे तक मेरा हॉस्पिटल में होता था वहाँ पर, और 4 से रात के 9:30 बजे तक दिल्ली में? हाँ जी, दिल्ली में मंडी हाउस। तो वहाँ पे करते करते धीरे धीरे आपको अकल आती है। आप अपने मतलब वो मेडिकल स्कूल के एक प्रोटेक्टिव वातावरण के एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हो, आप टेक्निकली अपने बिल से बाहर निकलते हो, और आप डिस्कवर करते हो कि लाइफ तो कुछ और ही है। मुझे याद है, मैं अपने एग्जाम्स लिख रही होती थी और मैं सोचती थी कि सौंदर्य मैं ये क्यों कर रही हूँ, मतलब मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे तो एक्टर बनना है, और मैंने सुना था एक्टर बनने के लिए तो मतलब कुछ भी आपको नहीं जरूरत पड़ती है। तो वो मेरे लिए दिन बहुत चैलेंजिंग होते थे। तो वो जर्नी मेरे इंटर्नशिप से, मेरी पढ़ाई से, मुझे NSD तक की मेरी जो जर्नी, और फिर वहीं पे मैंने 1-2 ऑडिशंस दिए, जिसकी बदौलत मैं बॉम्बे आई। यशराज स्टूडियो एक है, सभी जानते हैं, बहुत नामी है। तो वहाँ से कुछ कास्टिंग एजेंट्स आए हुए थे, जिन्होंने मुझे वहाँ पर देखा, शॉर्टलिस्ट किया, और मैं धीरे धीरे, उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मैं बॉम्बे आई। तो घर से तो बोल के आना था कि 5-6 महीने के लिए जाना है, बट पापा आने नहीं देना चाहते थे बिल्कुल भी। तो मैंने घर पे बोला था कि अगर आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मैं भाग जाऊंगी। तो उनको लगता था इसका दिमाग कोई घुमा रहा है, क्योंकि हमारे घर में तो कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं, इसके दिमाग में कहाँ से आ रही है ये बातें, पढ़ाई का माहौल है पूरा। और फिर मेरे भाई जो हैं वो सिंगापुर में पढ़ाई कर रहे थे, तो उनको कैसे करके तो बुलाया गया, और फिर वो मेरे साथ आए और हम बॉम्बे शिफ्ट हुए। घर भर देखा और फिर मेरी जर्नी वहाँ से शुरुआत हुई, एंड देन आई हैपेंड टू गिव ऑडिशन फॉर रांची डायरीज। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा, मेरे लिए अहम स्टेप था मेरी ज़िंदगी में। जब मैंने वो किया तो मेरे मम्मी पापा को लगा कि नहीं, मतलब मेहनत कर रही है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ यही सुना था कि अच्छा ये है इंडस्ट्री, कास्टिंग काउच है, ये है। और मेरा ये मानना है कि अगर आप सही होते हैं तो आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। तो चॉइस आपकी होती है ज़िंदगी में हमेशा। मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मैंने अनुपम सर के साथ अपनी पहली फिल्म में काम किया। सच अ लेजेंडरी एक्टर ही इज, सतीश जी, जिमी सर,
तो मुझे इंडस्ट्री से बहुत अच्छा वेलकम मिला। मुझे कंगना ने मीडिया में इंट्रोड्यूस किया। मेरा पहला सॉन्ग था फैशन क्वीन। तो मेरे लिए वो बहुत सररियल चीज़ें थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ग्लैमरस इंडस्ट्री होती क्या है। जो सीखा खुद सीखा। धीरे धीरे कास्टिंग एजेंट्स मिलने लगे। इनफैक्ट मुझे एक कास्टिंग एजेंट ने एक बार बोला था फिल्म रिलीज होने के बाद कि तुम किसी बड़े एक्टर प्रोड्यूसर को डेट नहीं कर रही हो और कोई स्टार किड को डेट नहीं कर रही हो, कोई बड़ा सरनेम नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है कि सुंदर होने से और डॉक्टर की डिग्री होने से, टैलेंटेड अपने आप को समझने से तुम स्टार बन जाओगी? तो वो बहुत डिफिकल्ट दिन होते थे। तो मैंने उनकी बातें तो सुन ली, बट जब मैं घर आई तो आई वॉज ब्रोकन। मैं बहुत रोई, बट मैंने उसको अपनी स्ट्रेंथ में बदला। क्योंकि जब आप बॉम्बे में होते हो ना, तो बॉम्बे एक ऐसा शहर है कि आपको, देखिए, सपनों का शहर है, बट आपका जो अकेलापन है वो आपको कोई समझा नहीं सकता सिवाय आपके काम के। और आप जब घर वालों से एक स्टैंड लेकर आते हो तो आपको प्रूव करना है अपने आप को कि आप क्या ऐसा कर रहे हो कि आपको करने दिया जाए। और हम क्या, मैं ऐसे एटलीस्ट परिवार से हूँ कि जहाँ मेरे लिए मेरे पेरेंट्स के इमोशंस बहुत जरूरी हैं। मैं उनको अपसेट करके नहीं आना चाहती थी। तो मेरी जद्दोजहद सारी वही थी कि मैं अपने कैसे परिवार को मनाऊं। तो बहुत मैंने ऐसे दिन देखे कि जब पापा नाराज होकर बात नहीं करते थे, बट टुडे माय फादर इज अ प्राउड फादर। वो बहुत खुश होते हैं। मेरा हर छोटे से छोटा आर्टिकल की कटिंग भी वो आज संभाल कर रखते हैं। फैमिली ग्रुप में मतलब वो सबसे पहले आर्टिकल्स भेजते हैं। तो मैंने, मतलब वो जो ट्रांजिशन है मेरे लिए, इट्स समथिंग की जो मैं सिर्फ सोचती थी या लोगों की कहानी से सुनती थी। और मैं बहुत हैरान होती हूँ इस बात पे कि बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं एक्टर नहीं बनना चाहता था या मैं एक्टर नहीं बननी चाहती थी और ये बस हो गया मेरे साथ। तो मुझे नहीं पता ऐसा कैसे होता है, क्योंकि हम लोग तो बहुत मेहनत करते हैं। तो पता नहीं ऐसा कैसे होता है कि अचानक से आपका ऐसा हुआ और आप एक्टर बन गए। क्योंकि हर दिन तो आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो ना, तो यू हैव टू बी एट इट। हर चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या एक्टर हो। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट है कि एग्जाम देके पास करना। अनफॉर्चुनेटली मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, वरना मेरे चांसेस और भी मतलब थे कि पहले मैं कर लूंगी। तो हर तरीके का मिक्स्ड मेरा एक्सपीरियंस रहा है, गुड बैड। और अभी तो मैं बोलूंगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे इतना ज्यादा है कि जिनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ। इनफैक्ट मेरी रांची डायरीज जब रिलीज हुई और मुझे कास्टिंग एजेंसी बात बोला करते थे, तो यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है कि कोई हिट फॉर्मूला नहीं है कि आप अप्लाई करेंगे और आप बन जाएंगे। जो स्टार बनने का प्रोसेस है वो ओवरनाइट का नहीं है। इट्स अ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट प्रोसेस। ऐसा नहीं है। और मेरे केस में तो ऐसा भी नहीं था कि कोई मेरा गॉड फादर हो, कोई शुगर डैडी हो या कोई तो हो जो मेरे लिए करे। इनफैक्ट मेरा एक ऑडिशन रिजेक्ट हुआ बड़ी फिल्म का। आप ताज्जुब करेंगे, अभी मैं नहीं बोल सकती, 1-2 साल बाद बोल दूंगी शायद, कि तुम अपने लिए किसी से फोन करा दो, ऑडिशन हमें बहुत अच्छा लगा है, वरना फलाना फलाना बड़ी प्रोडक्शन हाउस से इसका कॉल आ रहा है। वो फिल्म सुपर हिट हुई बाद में। उस वक्त नई लड़की के लिए देख रहे थे, 2019 की बात है। तो वो बात मुझे बहुत खल गई, क्योंकि ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हुए हैं मी बीइंग एन आउटसाइडर। मैंने इस चीज को कभी अपने अगेंस्ट नहीं रखा, क्योंकि ये जायज सी बात है कि अगर मेरे पापा भी डॉक्टर होंगे तो वो चाहेंगे कि उनकी लेगेसी मैं आगे बढ़ाऊं। तो यहाँ पे भी वही है। बट हाँ, प्लेटफॉर्म थोड़ा सा आसान हो जाता है जो फैमिली के स्टार किड्स है या जिनका फैमिली एक ऑलरेडी लेगेसी चला आ रहा है। तो हम लोगों को थोड़ा एक जगह बनाने में समय जाता है। बट आई थिंक कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो ना, दिल से चाहते हो, और पॉजिटिव लोग आपके आसपास हैं, तो आप अचीव कर लेते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो मुझे भी भूली गई। तो आई हैव जस्ट टेकन माई बेबी स्टेप्स। और मैं बहुत इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मेरा जो भी थोड़ा बहुत काम बाहर आया, रांची डायरीज आई, अब रक्तांचल आया है, अभी मेरे 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वेब शोज आ रहे हैं। तो उस बारे में मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप दोबारा इंटरव्यू नहीं लोगे मेरा। तो मुझे उनकी डिटेलिंग मैं दूंगी जैसे जैसे शोज आएंगे और 1-2 चीज़ें आने वाली हैं। तो मैं समझती हूँ कि प्यार मुझे बहुत मिला है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे ये हो। अच्छा, एक और चैलेंज है कि आप मीडिया में बने रहने के लिए, क्योंकि एग्जिस्टेंस तो आपको चाहिए ना, कि आपको 10 तरीके के पीआर एजेंसीज माइंड्स बोलते हैं, अच्छा आज ये रील बनाओ, आज ये पोस्ट करो, ऐसे पोस्ट करो, वैसे करो। तो एक सोशल मीडिया इमेज क्रिएट कर दी जाती है, जो कि बहुत खतरनाक भी हो सकती है और एक बोन भी है एक्टर्स के लिए। बट इस सब में ना आधे लोग लॉस्ट हो जाते हैं, ये मेरा पर्सनल मानना है।
तो मैंने उस चीज में अपने आप को कायम रखने के लिए एक अलग तरीका किया है। मैं कुछ इधर उधर के ज्यादा ऐसे पोस्ट नहीं डालती हूँ किसी के कहने पे। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे सूट करता है, वो मैं डालती हूँ। और ये भी एक रहता है कि अच्छा, हर तरीके की एक आप इमेज बना के रखिए सोशल मीडिया में। आई ऑल्सो डोंट बिलीव इन दैट। मुझे लगता है इफ यू हैव अ ग्रेट बॉडी देन वेयर एवरीथिंग यू वांट टू वेयर, something which is not hurting anyone's emotions or anything, then you should go out and do what you want to do. आउट ऑफ द वे जाके मैं एक भारतीय नारी के कपड़े नहीं पहन सकती हूँ। हाँ, अगर किसी दिन मुझे कोई पर्टिकुलर शूट करना है या कुछ अच्छा पहनना है या इंडियन पहनना है तो मैं वो पहन के शूट करूंगी। किसी दिन मुझे ग्लैमरस पहनना है तो मैं वो पहनकर शूट करूंगी। तो उस सब में क्या होता है कि आधे डायरेक्टर्स या आधे जो मेकर्स हैं आपको देख रहे हैं, और जिनको, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं, अब तो चलो वो नोशन टूट रहा है डिफरेंट कंटेंट की वजह से। एक पर्टिकुलर इमेज में आपको टाइपकास्ट कर दिया जाता है कि अच्छा, ये तो हॉट इमेज डालती है तो इसको ये कैरेक्टर दे दो, ये इंडियन ज्यादा डाल रही है तो इसको इंडियन तरीके की लड़की का दे दो। तो मैं अगेन आई विल कम बैक टू द थिंग ऑफ माई मेकर्स ऑफ रत्नांचल की हैट्स ऑफ टू हिम कि सोशल मीडिया पे अ पर्सन लाइक, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगी, हु इज एन आउटसाइडर, डजंट हैव दैट सपोर्ट, तो मुझे अपनी हर तरीके की पिक्चर्स डालनी होती हैं। एंड व्हाई नॉट, इफ आई हैव अ गुड बॉडी, इफ आई कैन कैरी इट ऑफ, तो मैं क्यों उस चीज को एक्सप्रेस ना करूं। बट उन्होंने उस चीज को स्टीरियोटाइप ना मानते हुए मुझे एक ऐसा किरदार दिया रोली राय का, जिसमें जो पूरा डी ग्लैमराइज्ड रोल है, जिसमें कोई मुझे इमेजिन नहीं कर सकता। और वो ही लोग, कास्टिंग एजेंट्स, जो मुझे बोलते थे कि तुम बहुत हॉट पिक्चर्स डाल रही हो और इंडियन में डालो, ये फोटोशूट थोड़ा ऐसा दिखो, अब वो ही मुझे कॉल कर रहे हैं। सो आई थिंक ये एक नजरिया है, ये एक माइंडसेट है। तो जब आप आ जाते हो ना तो लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं, और जब आप कोशिश कर रहे होते हो कुछ करने की तो कोई आपका साथ नहीं देता है। हैविंग सेड दैट, बहुत अच्छे लोग भी हैं। मेरी आई थिंक किस्मत अच्छी है, या ब्लेसिंग्स आप कह लीजिए, कि मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले अभी तक इंडस्ट्री में, जिनसे मैंने बहुत सीखा और उनका सपोर्ट रहा, और अच्छे किरदार मेरे को करने मिले हैं। और अभी आने वाले 1-2 महीने में आप देखेंगे जो मेरे 2-3 अच्छे काम आने वाले हैं, उसमें बहुत वेरिएशंस हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो काम बाहर आएगा और सब देख पाएंगे। तो बहुत ही इमोशनल टर्मोइल रहता है। देखिए, एक एक्टर की जर्नी ऐसी है ना कि उसी को पता होती है, आप कितना भी उसे व्यक्त कर लें, जब तक आपका काम बाहर नहीं आता, लोग बोलते हैं अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि अगर एक छोटी भी चीज आई है तो उसके पीछे कितने महीनों, कितने सालों, कितनी रातों की मेहनत है। हर किसी की स्ट्रगल्स अलग हैं, किसी की इमोशनल है, किसी की फाइनेंशियल है, किसी की मॉरल है। हर तरीके के लोग हैं जिनके अपने सपने हैं। सो इन सब के बीच में मुझे लगता है कि मैं जो सौंदर्या हूँ, सौंदर्या शर्मा, जो अपनी आइडेंटिटी बना रही है, बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, अ डेंटल स्टूडेंट, टू एन एक्टर, कमिंग फ्रॉम नोवेयर टू मेकिंग हर मार्क, वेयर एक्नॉलेजमेंट एंड रिकग्निशन मिलना शुरू हुआ है। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ टू गॉड, टू माई पीपल हु आर वॉचिंग मी, गिविंग मी लव, एवरीबडी, माई टीम, you know, whosoever has shown support to me and shown faith कि हाँ ये कर सकती है despite of social media postings and everything. So ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिले अपना टैलेंट दिखाने का, अभिनय दिखाने का, बिकॉज हर जगह सबसे पहला सवाल ही आता है वाई यू, व्हाट इज सो स्पेशल इन यू कि आपको ही लिया जाए। सो आई थिंक वो एक जज्बा है, और मेरा पर्सनली मानना है यू मेक इट इन दिस इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ योर राइट एटीट्यूड, बिकॉज टैलेंटेड तो सभी हैं, टैलेंट तो होना है ही है, वो तो चाहिए, बट इफ यू हैव द राइट एटीट्यूड यू विल 100% मेक इट। जब आपने कहा कि बहुत मुश्किल था, एक ब्राह्मण परिवार, यूपी की लड़की, तो जब आपने अपने पापा, वैसे आपके क्या आईएएस ऑफिसर पापा हैं आपके? नहीं, मेरे फादर मारुति में थे। हाँ। He is PhD in sociology and automobile engineering. और My mother is a teacher. Okay. I have an elder sister and brother. वो PhD हैं ज्योग्राफी में, और डबल MA है। मेरे नाना IAS ऑफिसर थे। ओके, तो ऐसा परिवार जब होता है, वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, इस तरह का उसमें जाएं, तो कितना मुश्किल था मम्मी पापा को मनाना
कि मैं तो एक्टिंग करूंगी और जाऊंगी बाहर? अरे मुश्किल क्या, बहुत, मैंने कहा ना मुश्किल अंडरस्टेटमेंट है। हम, मेरे पापा मुझे शाम को अंधेरा अगर गर्मियों में 8 बजे है तो 8 बजे, और सर्दियों में अगर 6:30 7 बजे या 7 बजे, उसके बाद बाहर नहीं जाने देते थे। सच प्रोटेक्टिव फैमिली आई कम फ्रॉम। तो उस एनवायरनमेंट में रहकर टीवी देखना, सिनेमा देखना भी नहीं था, क्योंकि उनको लगता था बच्चे पता नहीं क्या बिगड़ जाएंगे और वट। तो उनका अपना एक नोशन था, स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि वो लोग खुद दिल्ली में पले बड़े। तो उन्होंने जो माहौल देखा कि दिल्ली इतना सेफ नहीं है या जो भी है, तो वो एक धारणा बन गई। बट वो देखते देखते उन्होंने, जब उनके घर में एक बच्चे ने बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो वो लोग ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था मेरे घर में कि ये क्या। पहले तो उनको लगा इसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या जो इसके कान मतलब भर रहा है कि चल तू मेरे साथ भाग। अभी भी देखिए रिलेटिव्स होते हैं जो 10 चीजें बोलते हैं, अभी क्या कर सकते हो उसमें। बट वही रिलेटिव्स अभी बैज ऑफ ऑनर की तरह आ गए, अरे ये तो मेरी कजन है, ये तो ये है। तो ये होता है, आई थिंक सबके साथ होता है। तो सडनली जैसे ही आप कुछ कुछ अचीव करने लगेंगे, आपके रिश्तेदार बहुत पैदा हो जाते हैं। ये तो मैंने अभी देख लिया। बट मम्मी, मेरे मॉम बहुत ज्यादा डरते थे कि क्या मैं बोलूं कि ये क्या कपड़े पहनेगी, क्या करती है। तो वो बोलते थे ये इसको कपड़े पहनने, छोटे कपड़े पहनने का शौक है, इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया है। एक्टिंग करने बोलो तो दिमाग खराब हो गया है, ये नोशन है। देखिए क्या है ना कि हम लोग एंटरटेनमेंट फील्ड के नहीं है। आप कितने भी एजुकेटेड हाई क्लास हो जाओ, जैसे भी आप हो जाओ, उनका एक तरीका था सोचने का, नजरिया था इंडस्ट्री को लेके, जो कि अभी थैंक्स टू OTT एंड माई ओन जर्नी, जिससे मेरे पेरेंट्स ने भी सीखा, मैंने भी सीखा कि लाइक आई सेड कि अगर आप सही हो, आपका लक्ष्य, आपको पता है कि आप फोकस्ड हो कि मुझे ये करना है, देन नथिंग कैन स्टॉप यू। तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। पापा तो मतलब, पापा ने शुरू में मुझसे बात नहीं की थी। मुझे याद भी नहीं कितने महीने मैंने पापा से बात भी नहीं की। और एक दिन वो बस ब्लास्ट हुआ और मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि पापा आज बहुत मतलब इमोशनल हो गए थे। और तब मैंने पापा से बात की, एंड देन आई ब्रोक द न्यूज़ कि पापा मैंने फिल्म साइन कर ली है। रांची डायरीज साइन की थी तब? जी, उन्होंने कभी सोचा नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था कि मतलब विद इन अ ईयर ऑफ रीचिंग टू बॉम्बे मेरा हो जाएगा। तो कैसे मिली थी आपको रांची डायरीज, कैसे? मैं एक किसी और फिल्म का ऑडिशन दे रही थी। जैसा मैंने कहा कि मैं YRF के मतलब टैलेंट एजेंट्स के थ्रू जब सिलेक्शन हुआ था, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, बट उस तरीके से मैं बॉम्बे आई थी। तो वहाँ मेरी एक्टिंग, ग्रूमिंग, वो सब हुआ 5-6 महीना। बट YRF की टैलेंट उसने आपको दिल्ली में ही साइन कर लिया था मतलब? नहीं, सो क्या होता है कि जैसे कि बहुत मूवीज की कास्टिंग चल रही होती है, तो उसमें कास्टिंग एजेंट्स अलग अलग जगह जाते हैं, जो कि एक प्रोसेस है कास्टिंग का। तो वहां पर जो कास्टिंग एजेंट आए थे शानू जी की टीम से, तो वो देख रहे थे। और क्योंकि मैं वहां वर्कशॉप्स के लिए जाती थी, तो जो डायरेक्टर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, उस वक्त एक्टिंग डायरेक्टर थे, उनकी वाइफ डॉक्टर थी। तो क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एक्टर कैसे बनना है, तो एक दिन मैं इंटर्नशिप के बाद सीधा वहां चली गई और मैंने कहा सर मुझे एक्टर बनना है। तो उनको शायद मेरे ऊपर तरस आ गया कि ये तो मेडिकल स्टूडेंट है, इसको कुछ भी अक्ल नहीं है। तो उन्होंने मेरा नाम वहां रेकमेंड किया। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया। उन्होंने कहा कि लड़की तो ठीक है, मतलब अच्छी है, बाकी देखते हैं कि कैसे क्या है। बट उनको वो ऑफ कोर्स वो फिल्म आगे हुई नहीं, वो लिखी जा रही थी, अभी तक भी नहीं हुई है। बट उस तरीके से मैं बॉम्बे आई। उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे आ जाओ और फिर हम देखते हैं कि कैसे क्या। तब मुझे एक होप मिल गई कि हाँ मतलब जा सकते हैं बॉम्बे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था ना कि कास्टिंग एजेंट्स भी कहाँ बैठते हैं। फिर जब मैं यहाँ आई तो मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए, लोगों से मिलना शुरू किया। तो मैं किसी और फिल्म को ऑडिशन दे रही थी, और वहाँ पर उस वक्त जो रांची डायरीज के हमारे डायरेक्टर थे, वो वहाँ मौजूद थे। और उन्होंने देखा, और उनको भी एक नई लड़की चाहिए थी, क्योंकि वो बहुत कंटेंट बेस्ड स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ फिल्म थी। बहुत उनको यूपी और उस तरीके की, बिहार टच की थोड़ी लड़की चाहिए थी, थोड़ी नई। तो उन्होंने मेरा देखा ऑडिशन, और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजा। और जब वो भेजा तो उन्होंने बोला यू शॉर्टलिस्टेड। और तब मुझे पता लगा कि मतलब ये कास्ट है, तो मैं बहुत खुश हुई। सो दैट्स हाउ रांची डायरीज हैपेंड। तो आप लॉकडाउन के पहले चले गए थे भारत से बाहर? जी जी, हाँ। मैं लॉस एंजलिस गई थी, और उस वक्त रक्तांचल 1 की शूट चल रही थी। तो मेरा बहुत टाइम से प्लान था, बट रक्तांचल मिल गया मुझे, तो मैंने बाहर जाना अपना थोड़ा 2 महीने पोस्टपोन किया।
मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बाहर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि मुझे हर जगह ये बोला जाता था कि तुम कुछ अच्छा कर लो, किसी से फ़ोन करवा दो, तुम अच्छी एक्ट्रेस हो, तुम्हारा कुछ हो सकता है। तो मैं वो सुन सुन के इतना वो हो गई थी, तो आई डिसाइडेड, एंड ऑल्सो आई कम फ्रॉम अ स्कूल ऑफ थॉट कि एजुकेशन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि अपना क्राफ्ट को कैसे बेहतर किया जा सकता है मुझे एक्चुअली देखना है। अगर मैं अपनी सिटी, शहर, अपना प्रोफेशन, अपने पेरेंट्स सब छोड़ के आ रही हूँ तो व्हाई नॉट डू बेटर। और इतना मुझे इस चीज़ ने वो किया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर जाऊंगी। तो आई थॉट ऑफ थिंकिंग ऑफ गेटिंग एजुकेटेड इन द बेस्ट स्कूल्स। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग आपको कोई सिखा नहीं सकता है। या तो आप एक्टर होते हैं या नहीं होते हैं। यू कैन ओनली पॉलिश योर स्किल्स, यू कैन वर्क ऑन ब्रेकिंग योर इनिबिशंस। आपको एक्टिंग आपके अंदर कोई इंस्टिल नहीं कर सकता है। तो अगर आप जाते हैं, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ उन लोगों के लिए जो कि ये देखेंगे और कभी पढ़ना अगर उनका होगा, जो एक्टर बनना चाहते हैं, तो एक बहुत रहता है कि अच्छा बॉम्बे पहुंच जाओ और काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आई फील अगर आप अपने ऊपर वर्क करेंगे तो थिंग्स विल गेट ईजियर, क्योंकि ये एक बहुत कंपटीशन बहुत हाई है। तो इसलिए मैंने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में एनरोल किया, और ली स्ट्रासबर्ग फिल्म एंड थिएटर इंस्टीट्यूट है जहाँ से रणबीर कपूर ने भी किया। तो मैं वहाँ गई और उस कोर्सेज मेरे चल ही रहे थे उस दौरान। वहाँ पर मुझे याद है यूनिवर्सल स्टूडियो में उस दिन हमारा एक शूट चल रहा था, मॉक शूट चल रहा था न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी का, और वहाँ अनाउंसमेंट हुआ कि अब सब कुछ बंद है। और सबने मुझे बोला 2 दिन है, एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे। मैंने बोला ये क्या, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और एक्चुअली यही हुआ, सारे एयरपोर्ट्स, कंट्रीज, बॉर्डर्स सब शट हो गया। और मैंने तो ऐसे ऐसी चीजें देखी हैं, विटनेस की हैं, जो उस वक्त लोगों को पता भी नहीं थी। मैंने मतलब अमेरिकन आर्मी को मैंने रोड्स पर देखा है। वहाँ एकदम से ऐसा एपोकलिप्टिक जैसा सिचुएशन हो गया था। सुबह 5:30 बजे उठकर हम लोग ग्रोसरी के लिए जाते थे, मतलब कोई क्लू नहीं था। तो शुरू के 1 महीना तो बहुत थ्रिलिंग तरीके से निकला कि हाँ मतलब यूएस में ऐसे वैसे, वो करते करते मोमेंट पूरा ऐसे पूरा साल भर निकल गया। एक पॉइंट ऐसा था, मुझे लगा कि मैं वापस नहीं जा पाऊंगी इंडिया कभी भी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मैंने एम्बेसी को बहुत रीच आउट किया, एयर बबल फ्लाइट नहीं हो पाया, और लॉस एंजलिस से कोई फ्लाइट नहीं थी, या तो फ्रांसिस्को से थी या न्यूयॉर्क से थी, और वहां मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि डर बहुत था कोविड का। सो वो एक मेरे लिए बहुत अलग लेवल का एक्सपोजर था, उससे भी मैंने बहुत सीखा। बट दैट, सी दीज थिंग्स विच वी एनकाउंटर इन लाइफ नोइंगली अननोइंगली हैज हेल्प्ड मी बीइंग एन एक्टर एंड एज अ पर्सन। आई एम अ डिफरेंट पर्सन। मुझे लगता है मैं जो पहले थी मैं वो हुई नहीं अभी 1.5 साल में, एंड ये बात हम सब के लिए है। आई थिंक हम सब लोग बहुत ज्यादा कंपैशनेट हो गए हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग हो गए हैं, जब से हमें पता लगा है कि ऐसी भी चीज हो सकती है लाइफ में कभी। सो वो है। तो फाइनली देन आई गॉट कॉल फॉर माई, और फिर मैं वहां से ऑडिशंस देती थी, और वहां पर भी मैं अपना काम कर रही थी, वहां पे भी ऑडिशंस दे रही थी। लकीली मुझे यहाँ से 2-3 ऑडिशंस के कॉल्स आ गए, तो फिर डायरेक्टर से बात हुई, एंड फाइनली आई केम बैक इन 2020 दिसंबर, एंड आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर माई अनदर शो, जो कि आएगा अभी कुछ दिन में। और फिर उसके 1-2 महीने बाद ही रक्तांचल का 2 का भी शूट स्टार्ट हो गया था। ये वंडर वुमन का क्या किस्सा था? हाँ, मैं अभी आई थिंक हम उस बारे में बात नहीं करते। मैं न्यूयॉर्क गई थी 2018 में, और मैं बहुत कास्टिंग एजेंट से मिलती थी। तो मेरे अंदर बहुत कीड़ा है ना, एक्टिंग का बोलते हैं ना, कीड़ा होता है तो आपको कहीं भी ले जा सकता है। तो मुझे लगता है मेरे अंदर एक्टिंग का पंछी है, क्योंकि मैं उड़ती रहती हूँ। तो मैं गई थी एंड मैं मिली। अब लेट्स नॉट टॉक दैट, क्योंकि उस चीज के बारे में बहुत डिस्कशन और चर्चा हो चुकी है, और मुझे वॉशिंगटन पोस्ट, यहाँ वहाँ सब जगह से बहुत फोन आए थे। आई वॉज ऑलमोस्ट इन ट्रबल। अभी वंडर वुमन आ गई है, सबने देख लिया है, और उसमें मैं नहीं हूँ, तो ऑन दैट नोट हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है। बट हाँ, मैं जिन प्रोजेक्ट्स में हूँ उस बारे में हम बात करेंगे, और उसके लिए हम एक अलग से इंटरव्यू करेंगे। खासतौर से बिकनी पहनने को लेकर आप क्या सोचती हैं? आई थिंक हमारे इंडिया में बहुत स्टिग्मा अटैच्ड है हर चीज को लेके, बिकिनी से लेके किसी भी चीज को लेके। बट हैविंग सेड दैट, मेरा ये मानना है कि हमको फोर्स्ड चीजें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वी लिव इन इंडिया एंड वी हैव अ सर्टेन कल्चर। मैं उस चीज के अपने आंसर्स को फैंसी बनाने के लिए और अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, मैं उस चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट ऐसा आने लगा था जो कि
बहुत ज़्यादा वल्गर होने लगा था। सी, एक बहुत थिन लाइन होता है अभिनय के बीच में एंड पोर्ट्रेइंग सम इमोशंस ऑफ इंटीमेसी देन जस्ट बीइंग वल्गर एंड चीप टू सेल योर प्रोडक्ट। मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ एंड दैट इज नॉट एक्टिंग एट ऑल। इनफैक्ट आप हॉलीवुड सिनेमा भी देखेंगे, वर्ल्ड सिनेमा देखेंगे, तो आप उसमें देखेंगे, उसमें जहां बिल्कुल जरूरत नहीं है वहां कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई किसिंग सीन्स नहीं है, कुछ नहीं है। एक रूम में या एक सिंगल उसमें एक पूरी मूवी निकल जाती है। एक बीच में दौर आया था कि जब उनको लगा था, अभी 3-4 साल पहले ओटीटी के जस्ट आने के पहले, कि न्यू कमर्स बहुत एकदम न्यू कमर्स की बहुत बाढ़ आ रही थी। हो सकता है पहले भी हो, बट हमको अब ज्यादा रिकग्नाइज हमने किया विद द पावर ऑफ सोशल मीडिया। और उनको लगता था कि अच्छा नई लड़की है या नया जो भी लड़का है, तो अगर हम इन्हें बोल्ड सीन्स करवाएंगे तो ये लोग कर देंगे, इनका कुछ ऐसा पास नहीं है, जो एक नोन एक्टर है वो तो नहीं करेगा, बिकॉज उनकी एक सर्टेन फैन फॉलोइंग है, एक इंडिया का माइंडसेट है, कंजर्वेटिव है। तो न्यू कमर्स पे बहुत फोर्स होने लगा और मेरे साथ कितना हुआ है। हालांकि मैंने एक अपने शो में मेरा काफी इंटीमेट सीन्स हैं, बट वंस इट इज आउट यू विल सी कि वो बहुत डिफरेंट इंटीमेट सीन्स हैं। तो मैं उसको अननेसेसरी एक्सपोजर को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। सिनेमा के नाम पे आप वल्गैरिटी दिखाओ, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ कंटेंट के नाम पे। हाँ, अगर कहानी की वो जरूरत है, कहानी उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकती है, कि आपको एक ऐसा रिश्ता एस्टेब्लिश करना है, तो आप दिखा सकते हैं, उसके भी बहुत तरीके हैं, बट आई डोंट थिंक देयर इज अ नीड फॉर दैट। हाँ, रही बात बीइंग ग्लैमरस, वेयरिंग बिकिनीज एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आउटफिट्स, डेफिनेटली, बट आप हर दिन सड़क पहन के आप सिर्फ बिकिनी नहीं पहनते हैं, एंड सेम गोज फॉर साड़ी एंड सलवार कमीज ऑल्सो। आप सिर्फ सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए भी सलवार कमीज और सिर्फ साड़ी नहीं पहन सकते हैं। हालांकि मेरा पर्सनली मानना है कि साड़ी इज द सेक्सीएस्ट मोस्ट ग्लैमरस आउटफिट इन द वर्ल्ड। एक लड़की जितना अच्छा या जो भी आप कुछ बोले, आकर्षित या मतलब सुंदर लगती है, वो सबसे ज्यादा साड़ी में लगती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिकिनी खराब है। बट अभी क्या हो गया है कि आईबॉल्स के लिए सिर्फ बिकिनी भी लोग पहनते हैं। तो मुझे ये कहना है कि आप पहनिए आपको जो अच्छा लग रहा है, बट डू वट एवर यू सीम इज राइट।